Assalamu alaikum, dear students. Today, I'm here to discuss about the metallic bond and the properties of the metallic bond. Let's discuss what is metallic bond. Metallic bond is actually a bond which is present between metals. So the bond which is present between metal is known as a metallic bond. Whenever metal make a bond with with other metal, that bond is known as the metallic bond. अब इस मेटालिक बॉन्ड में होता क्या है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से एक केमिकल बॉन्ड बनता है। जैसे कि हम पीछे एटम्स पीछे जितने भी हम बॉन्ड्स पढ़ के आए हैं, लाइक कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट्स कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, उसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग हो रही है ना। उनमें एक स्पेशल टाइप है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉन्डिंग हो रही है। कुछ में ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, कुछ में इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन हो रही थी। बट इन केस ऑफ मेटालिक बॉन्ड व्हाट हैपेंड, इसमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बॉन्ड टुगेदर बाय द मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें दो चीजें आ रही है, एक क्या, एक हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, एक है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम एंड द अदर थिंग इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, और दूसरी तरफ हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है। एटम, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स, इन दो चीजों के दरमियान जो अट्रैक्शन है, जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को नेम दिया गया है मेटालिक बॉन्ड का। ये आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल अगर हम इसकी देखें तो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड इन सोडियम मेटल की बात करें, लिथियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, हमारे पास स्टार्टिंग टू ग्रुप्स मोस्टली जिनको हम अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, वो हमारे पास मेटल्स होते हैं। और इन्हीं दोनों ग्रुप्स के एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट, अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेस के ऊपर हम इन्हें कह सकते हैं कि ये मेटालिक बॉन्ड है। तो मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से मेटल्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं। फर्स्टली, मेटल्स शो यूजुअली मेटालिक लस्टर। लस्टर कहती है शाइनिंग को, चमक को। तो मेटल्स जो है वो क्या शो करती हैं, चमक, मेटालिक लस्टर शो करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास एक मेटल न्यू होता है या हमारे पास सपोज हमारी विंडो है उसको हम कट करते हैं, तो कट एरिया जो होता है ना वो हमेशा चमक रहा होता है, ब्राइट होता है। लेकिन जैसे जैसे वो पड़ा रहता है तो ऑक्सीडेशन उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, तो उसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी हमारे पास न्यू मेटल होता है या फिर हम उसको फ्रेशली कट करते हैं, तो जो वो कट एरिया होता है वो हमेशा कैसा होता है, लस्टर शो कर रहा होता है, वो चमक रहा होता है। और इस चमक को हम क्या नेम देते हैं, मेटालिक लस्टर का। नेक्स्ट हमारे पास क्या, मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब आप क्या मेटल को खुद ही एज्यूम करके देखेंगे, अगर आप मेटल को मेल्ट करना चाहें तो क्या वो आप अपने किचन के अंदर उसे मेल्ट कर सकते हैं, या उसी किचन के अंदर आप उसे बॉइल कर सकते हैं। हमारे किचन का जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम 150 तक जाता है, बल्कि 150 भी बहुत ज्यादा, 110 20 30 मैक्सिमम भी कर लें तो 150 तक जाता है। तो मेटल्स जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जब वो बहुत ज्यादा हाई होता है, 1000+ होता है। नेक्स्ट दूसरी चीज क्या आ रही है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेम ऐसे ही अगर हम स्पून जो है जो सालन पकाने में यूज कर रहे हैं वो अगर हम मेटल का यूज करते हैं तो वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को भी उसके थ्रू कंडक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड हैवी, बहुत सख्त भी होते हैं और साथ में भारी भी होते हैं। मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसे हम डिफरेंट शेप्स में दे सकते हैं। जैसे कि हमारे घर के अंदर इतने सारे बर्तन होते हैं जो कि मेटल से मिलकर बने होते हैं, वायर्स हैं, विंडो, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हमने डिफरेंट शेप्स में एक बहुत अच्छी शेप्स के अंदर दिया हुआ था, तो वो कैसे दिए होते हैं, हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे वो चेंज हो जाते हैं डिफरेंट शेप्स के अंदर। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की जिनके अंदर मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मेटल्स की ये चंद प्रॉपर्टीज थी जो हमने देखी, इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉपर्टीज है बट हमारे सिलेबस के अंदर बस ये 5 प्रॉपर्टीज दी गई हैं। नेक्स्ट, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड के अंदर एक चीज आ रही है, क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक बॉन्ड। मेटल्स में एक्चुअली होता क्या। अब हम मेटल्स देख लेते हैं, लाइक सोडियम। अगर हम सोडियम एटम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। और सेम इसी तरह से अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो क्या आ रही है, 1s2 2s2 2p6 and 3s1।
तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट होगी, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। अगर हम इसका लास्ट शेल बनाएं सोडियम का, तो उसके लास्ट शेल में क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये मेटल, जितने भी हमारे पास मेटल्स होती हैं उनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। मेटल्स हैव अ लो आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी, मेटल्स की क्या होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि ये अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, जो इनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको ये इजीली रिमूव कर सकता है। जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर सकती हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो उनके वैलेंस शेल के अंदर है। तो जब भी एटम अपने इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अब लाइक सोडियम की वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इट मींस इट्स कॉल्ड इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर वो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दैट इज नोन एज अ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर सेम इसी तरह से अगर कोई एटम अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है, दैट इज नोन एज अ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सपोज अब मेटल ने अपना पहला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब क्या होगा कि मेटल जो है, सोडियम जो है, वो किस में चेंज हो जाएगा, Na+, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लूज करने की वजह से वो कैटायन भी चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके पास अब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब यहाँ हमारे पास दो चीजें जनरेट हो चुकी हैं, एक प्लस एटम और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज माइनस चार्ज, दैट हैज माइनस चार्ज। अब जितने भी सोडियम के एटम है, सपोज हमारे पास एक शीट है, उसके अंदर billions of sodium atoms. You already know that atom is the smallest particle, smallest atom ना, atom बहुत small होता है। और इतना small है कि अगर हम suppose हमारे पास एक 2-5 सेंटीमीटर की भी एक शीट है, सोडियम की, मैग्नीशियम, कैल्शियम, किसी भी एटम की, अगर मेटल की हमारे पास एक शीट है, तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ सोडियम है। तो फिर क्या होता है कि ये पूरी की पूरी शीट जो है वो अब किस में चेंज हो चुकी है, कैसी होती है ये एक, अब ये जो प्लस एटम है ना, इसको हम प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, सेम इसी तरह से, और जो माइनस है वो माइनस के साथ। तो इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस तरह से, प्लस और ये माइनस। अब ये पूरी की पूरी शीट किस में चेंज हो जाएगी, माइनस एंड प्लस। प्लस माइनस एटम्स के अंदर ये चेंज हो जाएगी। अब इस तरह से ये पूरी शीट प्लस माइनस, तो ये इस तरह से दिख रही होती है जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स का सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एटम्स आ रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी शीट ये क्रिएट हो चुकी होती है जिसमें प्लस साइन भी है और साथ में माइनस साइन भी है। लेकिन प्लस साइन क्या है कि वो स्टेबल होता है, वो एक ही जगह पे अपना ठहरा पोजीशन, एक ही सेम पोजीशन के ऊपर रहता है, वो स्टैटिक होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, क्योंकि वो बॉन्डेड नहीं है ना एटम के साथ, वो फ्री हो चुकी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम उनको कह रहे हैं कि वो अपने एटम से फ्री हो चुके हैं, निकल चुके हैं उससे बाहर। जब वो फ्री हो चुकी है ना, तो वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। अब आपके पास, अब किसी भी ऐसी पोजीशन चीज को देखें जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे जमा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो स्टैटिक पोजीशन में और कुछ ऐसे हैं जो मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो आपकी अपनी जो सोच है या आप लोगों की अपनी जो नजर है वो किसी ऊपर जाती है, जो चीज मूव कर रही होती है। सेम इसी तरह से इस मेटालिक शीट के अंदर भी ऐसा होता है कि हमें हर तरफ बस इलेक्ट्रॉन्स ही नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो मूव कर रही है ना। और जो प्लस साइन है वो अपनी एक स्टैटिक पोजीशन में ठहरा हुआ, एक ही सेम पोजीशन पे ठहरा हुआ है, तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा होता। तो हमें इस तरह से लग रहा होता कि जैसे वो पूरी शीट के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो पूरी इलेक्ट्रॉन्स एक तरह का समंदर बन चुकी होती है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। अब इसकी जरा देख लेते हैं स्टेटमेंट। यूजुअली मेटल्स हैव लो वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी वैल्यू क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी की है। जब भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो एनर्जी वो रिलीज करता है। अब जितनी एटम्स की एनर्जी लूज है, कम है, दिस मींस कि वो इतना ही ज्यादा इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। देयर एटम लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स इजीली because the nuclei of the metallic atoms cannot hold out their electrons firmly. अब इस एग्जांपल को बेस्ट वे में एक्सप्लेन करने का एक मेथड ये भी है। आप हैन और उसकी जो चिक्स हैं उनकी एग्जांपल अगर हम लें, सपोज अगर एक मुर्गी है, उसके पास हैं थोड़े बच्चे। अब मुर्गी के बच्चे जो होते हैं, मुर्गी अपने बच्चों को लेके बहुत पोसेसिव होती है ना, अगर आप उनके बच्चों को टच करेंगे तो वो आपके पीछे पड़ जाती है।
तो वो टच ही नहीं करने देती ना अपने बच्चों को। तो सेम ऐसे ही है कि अगर आपके पास सपोज एक मुर्गी है, उसके पास है 4-5 बच्चे, तो क्या होगा कि वो उनको जैसे ही आप उन बच्चों के पास जाने की कोशिश करेंगे, वो उनको अपने परों के नीचे छुपा लेगी। लेकिन सपोज अगर ऐसा है कि एक मुर्गी के पास है 12, 15, 20 बच्चे, तो क्या वो अपने सारे बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा सकेगी? नहीं ना। तो क्या होगा कि वो बच्चे कुछ तो अंदर छुप जाएंगे, कुछ बाहर बिखरे हुए होंगे, और जब जब आप उनको टच करना चाहेंगे तो आप उनको इजीली वहां से निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही होता है मेटालिक बॉन्ड, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में, कि सपोज अगर हमारे पास एक एटम ऐसा है, सपोज ये एक एटम है, उसके पास हैं बहुत सारे वैलेंस शेल्स, और दूसरी तरफ हमारे पास एक एटम है, उसके पास एक आधा ही वैलेंस शेल है। अब न्यूक्लियस की सेम, ये न्यूक्लियस समझे कि ये हैन है, और ये जो न्यूक्लियस के बाहर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो उसकी बच्चे हैं, चिक्स हैं उसके। तो जैसे ही ये दूर होते जा रहे हैं, तो इसकी जो एनर्जी है ना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, या उसका जो होल्ड है, उसकी ग्रिप है, वो ऐसा ऐसा कम होने लगती है। लेकिन अगर हम इस केस में देखें तो इसकी क्या हो रहा है कि इसकी ग्रिप ज्यादा ही है, तो इसके अंदर जो उसकी ग्रिप के अंदर बच्चे आ रहे हैं, उनको आप अगर पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ सकते हैं। सेम इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे होता है कि वो अपने एटम भी ऐसे है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखती है। अब देखिए मेटल्स के केस में क्या होता है कि मेटल का साइज बड़ा होता है, और बड़ा होने के अलावा उसमें क्या होता है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर मैक्सिमम 1, 2, हद 3, इससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें, न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होता है? प्लस का, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर क्या साइन है? माइनस का। इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब आप इसको यूं एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है। अब जितने प्लस साइन अंदर ज्यादा होंगे, उतना क्या होगा? मैग्नेट का साइज बड़ा होता चला जाएगा। अब जब मैग्नेट का साइज बड़ा होता है तो क्या होता है कि वो एक दूसरे को ज्यादा ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करता है। और दूसरे केस में अगर हमारे पास मैग्नेट का साइज ही कम हो, तो क्या इसके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी ना। अब जब इसके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये क्या होगा? आइस साइन का डिस्टेंस कम होता जाएगा, और ये एक दूसरे के ज्यादा करीब आते जाएंगे। अब जब ये एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाते हैं, तो मेटल्स के केस में क्या होता है कि मेटल्स का ना साइज बहुत छोटा हो जाता है, और मेटल्स का नहीं, नॉन मेटल्स का। क्योंकि मेटल्स में क्या है कि उनकी ग्रिप बाहर वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो ग्रिप है इनकी, ये वीक होती है। वीक होने की वजह से क्या होता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर है ना वो ज्यादा लूज हो जाता है, शेल्स जो है वो ज्यादा दूर दूर होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे एटम्स की बात करें जिसके वैलेंस शेल के अंदर 6, 7, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होता है कि उसकी ग्रिप ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होने की वजह से उसका साइज कम हो जाता है। बेशक उसके शेल्स ज्यादा हो, लेकिन उसका शेल्स बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। जब वो पास पास आ जाते हैं तो उनकी न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बढ़ जाती है। सो इन केस ऑफ मेटल्स, उनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन, ये उनके जो मेटेलिक एटम्स होते हैं ना, वो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, उसकी रीजन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। अगर फिर भी आप लोगों को अनक्लियर है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम्स मूव फ्रीली। अब क्योंकि जैसे ही एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, न्यूक्लियस है उसका और उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, उसने जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज किया, दैट प्रोसेस, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उस प्रोसेस को भी आयनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है, आयनाइजेशन कहा जाता है। अब और उस केस के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे होते हैं। अब जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो एटम जो है वो प्लस साइन के अंदर चेंज हो गया, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। The outer electron of these atoms move freely between the vacant space present between the atoms, between loosely. अब suppose हमारे पास एक एटम है सोडियम का यहाँ, और एक और एटम है यहाँ, एक और एटम है यहाँ। अब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन दो मेटल्स के दरमियान जो स्पेस है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस पूरी स्पेस में घूमता रहता है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये हर डायरेक्शन में यहाँ ऊपर नीचे मूव करता रहता है। और फिर ऐसा हो जाता है कि सपोज अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम से रिलीज हुआ हो, इस एटम से, या हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम से रिलीज हुआ हो। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, इस तरह इतना फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, हमें आइडिया ही नहीं होता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम से बिलोंग करता है। नो इलेक्ट्रॉन रिमेन अटैच्ड विद एनी पार्टिकुलर न्यूक्लियस, और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी पार्टिकुलर एटम के साथ या न्यूक्लियस के साथ जो है वो अटैच नहीं होता। व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम गेट्स अटैच्ड विद द न्यूक्लियाई इंस्टेड ऑल द, फिर क्या होता है कि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एटम के साथ अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि प्लस माइनस के चार्जेस आ रहे हैं ना, तो वो अट्रैक्शन, तो हर एटम हर इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन शो करवा रहा होता है।
when all the electrons attract all the electrons collectively, obviously they will be bond together. तो क्या होता है कि जब हर एटम हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उनके दरमियान एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो उसी अट्रैक्शन को ही तो हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं ना। तो उस अट्रैक्शन की वजह से इस टाइम के ऊपर जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है उस बॉन्ड को हम क्या नेम देंगे, मेटालिक बॉन्ड का। इस तरह से हमारे पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है सोडियम मेटल की और दूसरी तरफ दिखाया गया मैग्नीशियम मेटल को। अब अगर हम सोडियम मेटल को देखें, जैसे कि अभी हमने देखा कि हर सोडियम जो है ना उसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। सेम इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2। तो सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसलिए इसके अंदर क्या है कि हर एटम एक प्लस और एक माइनस के अंदर चेंज हो जाता है। जबकि जो मैग्नीशियम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा तो वहां पे क्या क्रिएट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ वहां पे +2 का चार्ज भी क्रिएट होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो मैग्नीशियम का एटम दिखाया गया उसके अंदर +2 साइंस है। और साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी अगर आप देखें तो वो सोडियम के मुकाबले में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जितने हमेशा जितने प्लस साइन होंगे उतने माइनस साइन होंगे ना। नेक्स्ट हमारे पास वो वाले फैक्टर्स, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, कि मतलब किस क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मेटालिक बॉन्ड जो है वो इस केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस केस में कम स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसाइड करेंगे कि मेटालिक बॉन्ड किस केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहला फैक्टर कौन सा है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव आयन, कि हमारे पास जो पॉजिटिव आयन बना है उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कितना है, वो +1 का है, +2 का है, +3 का। जैसे भी हमने देखा सोडियम के केस में कि सोडियम के ऊपर +1 का साइन आ रहा था, जबकि मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ रहा था, +2 का साइन आ रहा था। सेम इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाय ईच एटम, कि हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो इस केस में अगर हम कंपेयर करें सोडियम और मैग्नीशियम के बॉन्ड की स्ट्रेंथ को, तो हम क्या कहेंगे कि किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैग्नीशियम का या सोडियम का। ऑब्वियसली किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैग्नीशियम का। क्यों मैग्नीशियम का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो क्या रिलीज कर रहा है, उसके पॉजिटिव चार्ज जो है उसके नंबर भी ज्यादा है, और दूसरे केस में उसका मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो भी ज्यादा है। वो भी पॉजिटिव चार्जेस इसके ऊपर पर एटम के ऊपर 2 आ रहे हैं और पर एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ओवरऑल उसके ऊपर जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट यही क्वेश्चन है हमारे पास कि ऐसा क्या रीजन है, why is metallic bond in sodium metal is not as strong as in magnesium metal, मतलब वो क्या रीजन है, क्यों ऐसा है कि मैग्नीशियम मेटल जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सोडियम मेटल, सोडियम मेटल जो है वो वीक है। इसके रीजन तो मैं ऑलरेडी आप सबको क्लियर कर चुकी हूँ, क्या है कि क्योंकि सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जबकि जो मैग्नीशियम है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ पे इसका वैलेंस शेल स्ट्रक्चर दिखाया गया कि सोडियम के, अब ये सोडियम है उसकी वैलेंस शेल को देखें तो उसके अंदर जस्ट ये 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि मैग्नीशियम के केस में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं, इन सोडियम मेटल ईच सोडियम एटम सेट्स फ्री ओनली 1 इलेक्ट्रॉन while in magnesium atom each magnesium atom release 2 electrons to acquire 2 positive charge, कि सोडियम जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस वजह से उसके ऊपर +1 का साइन आता है, जबकि जो मैग्नीशियम है वो क्या कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से उसके ऊपर +2 का साइन आ रहा है। इसी वजह से यही 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेटालिक बॉन्ड वो जो मैग्नीशियम के अंदर प्रेजेंट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है एज कम्पेयर टू दैट प्रेजेंट इन द सोडियम मेटल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं और इनको एज अ हेडिंग भी यूज कर सकते हैं मेटालिक बॉन्ड के अंदर, और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो आपने इनके ऊपर अच्छे से फोकस करना है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये, इवन कि इसकी जो वर्डिंग है वो भी बहुत इजी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड वायर, अगर इसको हम क्वेश्चन भी चेंज करें तो हो जाएगा हाउ कैन मेटल्स बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड वायर्स, कि हम मेटल्स को शीट्स और वायर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने देखी है कि हमारे पास बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिन मतलब मेटल्स की बहुत सारी ऐसी शेप्स हैं जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मेटल्स को शीट में भी चेंज किया गया और वायर्स में भी। वायर्स देखें तो हमारे पास जो विंडोज हैं उनके अंदर छोटी छोटी वायर्स बनाई गई हैं, या अगर हम शीट्स की बात करें तो हमारे पास प्लेन डोर जो होती हैं या प्लेन कोई भी शीट हमने लगाई हुई है तो वो शीट की फॉर्म में भी होता है। तो हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अब मेटल्स के एटम्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से एक पार्टिकुलर वे में अरेंज हुए होते हैं, इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। ये यूं समझे कि स्क्वायर बॉल्स हैं, स्क्वायर नहीं सर्कुलर बॉल्स हैं, ठीक है।
अब ये बिल्कुल सर्कुलर बॉल्स हैं। अब बॉल्स को आप एक दूसरे के ऊपर रखें और एक साइड की बॉल्स को सपोज यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करें, तो क्या होगा कि ये सारी बॉल्स एक दूसरे के ऊपर रोल करती हुई आगे की तरफ पुश हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बॉल जो होगी वो यहाँ, ये वाली बॉल यहाँ से यहाँ आ जाएगी, सेम इस तरह से ये वाली यहाँ, और ये नेक्स्ट यहाँ आ जाएगी। तो ये इजीली पुश कर सकते हैं इनको हम। तो जैसे ही हम मेटल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, जैसे यहाँ देखा आप लोगों ने कि जैसे ही हम मेटल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, सपोज हमने यहाँ मेटल अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या होगा कि ये सारी की सारी बॉल्स थोड़ा आगे की तरफ पुश हो जाएंगी। और ये देखा, ये इसकी डायरेक्शन इस तरह से चेंज होगी। तो हम मेटल्स के ऊपर जब भी प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो उनको हम इजीली चेंज कर सकते हैं किसी भी मेटल और किसी भी शीट के अंदर या किसी भी टाइप की वायर के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा जो मेटल्स की शॉप्स होती है उसमें वो हीट का भी बहुत यूज कर रहे होते हैं, और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े हैमर्स ये सब कुछ रखा होता है और उनको वो मोल्ड करके शेप दे रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम शीट्स और वायर्स को चेंज कर मेटल्स को चेंज कर सकते हैं शीट्स एंड वायर्स के अंदर। अब इसमें होता क्या, इन मेटल्स द एटम्स आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज वन अबव द अदर। एक तो इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ ही साथ प्लस का साइन है, प्लस एटम है, पॉजिटिवली चार्ज एटम है। इस वजह से इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके अलावा ये इन्होंने खुद को इस तरह से अरेंज किया हुआ था कि एक रो है उसके ऊपर एक और रो है, रो बाय रो एक दूसरे के ऊपर ये अरेंज हुए होते हैं। इसी अरेंजमेंट की वजह से, सिर्फ ये जो अरेंजमेंट है ना, इसकी वजह से हम मेटल्स को चेंज कर सकते हैं शीट्स एंड वायर्स के अंदर। दिस अरेंजमेंट मेक्स देम हार्ड एंड हैवी। हार्ड भी बना रही है उसको, हैवी बना रही है। बट जैसे ही हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, द अपर रो ऑफ एटम्स स्लिप पास द लोअर रो। क्या होता है कि वो जो अपर वाली रो है, सपोज हमने अपर वाली साइड के ऊपर ही प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या होगा कि वो पास आउट हो जाएगी, थोड़ा आगे की तरफ पास हो जाएगी, स्लिप हो जाती है आगे की तरफ। एज अ रिजल्ट देयर शेप्स आर चेंज्ड, और इस तरह से हम उनकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। देयरफॉर मेटल्स कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिससे हमने देखा कि मेटालिक बॉन्ड होता क्या है, किन एटम्स के दरमियान मेटालिक बॉन्ड बनता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी। उसके बाद हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे, जैसे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके पर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, या सोडियम और मैग्नीशियम के बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और इसके अलावा ऐसा क्या रीजन है, क्या प्रोसेस है, क्यों ऐसा है कि हम मेटल्स को चेंज कर सकते हैं वायर्स के अंदर, शीट्स के अंदर। तो ये हमारे बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने क्लियर किए। होप्स हो कि आपको आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजे का लगा होगा। लेकिन अगर आप कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू।